हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक में चैप्टर चल रहा था एवरेज, उसमें शुरू करेंगे अब पार्ट नंबर 6। 5 पार्ट हमने कर लिए हैं तो वो जरूर देखें। अच्छे सवाल थे, बेसिक्स वहाँ से अच्छे हो जाएंगे। शुरू करते हैं। देखो छठा पार्ट क्या कह रहा है हमें। पहला सवाल, हर एक सवाल साथ साथ में जरूर ट्राई करोगे, ठीक है। पॉज करके पहले ट्राई करो, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन समझो। क्या कह रहा है हमें पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 59। चार पूर्णांक धनात्मक संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 59 दे रखा है। आगे कह रहा है द हाईएस्ट इंटीजर इज 83 एंड द लोवेस्ट इंटीजर इज 29। मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है और सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो उसको आसानी से सवाल समझ में आ सके। उसके बाद आगे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू इंटीजर्स इज 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज हायर ऑफ द रिमेनिंग टू इंटीजर्स। ये कह रहा है कि बचे हुए जो दो इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस अगर 28 है तो बचे हुए दो इंटीजर्स में से जो बड़ा वाला है वो कौन है। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, अगर चार इंटीजर्स का यानी चार पूर्णांक का एवरेज अगर 59 दे रखा है तो इन सब का सम कितना होगा, इन सब का जो योग है वो कितना होगा। तो 59 इंटू 4 कर लो, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 236 हो जाएगा। मैंने 60 इंटू 4 कर लिया 240, उसमें से 4 घटा लिया 236 आ जाएगा। ये आ गया सम मेरे पास। इसमें से अगर मैं 83 और 29 को माइनस कर दूं, यानी हाईएस्ट नंबर को और लोवेस्ट नंबर को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो मिलेगा वो क्या होगा, सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। मतलब बचे हुए दो नंबर का सम मिल जाएगा। तो 83 और 29 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना मिल रहा है, देखो मुझे मिल रहा है 112। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 112 को माइनस कर रहा हूं, कितना मिलेगा 4 2 और 1, कितना मिल गया 124। क्या मिल गया 124। ये 124 क्या है, बचे हुए दो नंबर, मान लो ए और बी है वो नंबर, तो उनका सम है ये 124। और सवाल में इनका डिफरेंस दिया हुआ है, ए और बी का कितना दे रखा है डिफरेंस, डिफरेंस दे रखा है 28। सवाल में आपको बोला है कि ए की वैल्यू फाइंड करो, ए मतलब बड़े वाले की, जो आगे है वो बड़ा वाला ही है। तो ए का मान अगर ज्ञात करना है तो क्या कर लो, दोनों को जोड़ के दो का भाग लगा लो, नहीं तो सिंपल दो इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दो का भाग लगा लो और जोड़ के दो का भाग लगाओ, या दो का भाग लगा के जोड़ लो। तो देखो 62 में 14 जोड़ देता हूँ, कितना मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा 6 और ये 7, 76। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखो अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल हमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। ये कह रहा है कि 7 लगातार संख्याएं हैं कोई, ठीक है, उनका एवरेज दे रखा है 20 है। तो आपको बोल रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दीज नंबर्स, मतलब इनमें से सबसे बड़ा कौन है। देखो अगर 7 संख्याएं क्रमागत है मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, इसका मतलब सातों ही नंबर एक एपी में है, एक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस, सार व अंतर, वो क्या है, सब में बराबर आ रहा है। जब भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अंतर बराबर आए तो इस केस में जो बीच वाला टर्म होता है वही एवरेज होता है। इसका मतलब कि अगर 7 क्रमागत यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज अगर 20 है तो 20 खुद बीच वाला नंबर है, बीचों बीच वाला नंबर है, ये मिडिल वाला नंबर है कौन, 20। तो इसके आगे वाले नंबर्स कौन होंगे, 21 22 23, और इसके पीछे वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो हो जाएंगे 19 18 और 17। आपको बोला है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप ही बता दो लार्जेस्ट कौन सा होगा। देखो 23 होगा, 23 आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो सबसे शॉर्ट मेथड बताया, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हो सकते थे एक्स मान के करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल तरीका है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला सवाल हमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95। ऑड नंबर्स है कुछ, कॉन्जिक्यूटिव है मतलब लगातार है, विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 95 दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कम होते हुए चौथे नंबर पे कौन आ रहा है वो ज्ञात करना है। देखो फिर से वही बात है कि 5 नंबर है, क्रमागत विषम संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। अगर कॉन्जिक्यूटिव है ऑड नंबर से मतलब गैप तो सब में बराबर होगा, गैप बराबर है इसका मतलब वो एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। इस केस में जो बीच में होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर 95 लिखा है तो ये 95 एकदम बीच में है और ये एवरेज है किसका, 5 नंबर्स का। तो इसके आगे वाले दो नंबर कौन कौन से होंगे, 97 एंड 99 होंगे। भाई ऑड नंबर बोल रहा है ना, इस वजह से यूं नहीं 96 और 97 ले लो, ऐसा नहीं करना है, ऑड नंबर। तो 95 के बाद अगला ऑड नंबर यानी विषम संख्या कौन सी है, 97 ही तो होगी।
और इससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 93, और इससे जस्ट पहले कौन होगा 91। ये है मेरे पास पांचों विषम संख्या, आप देख सकते हो सबका एवरेज भी 95 आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल बोल रहा है फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये है कि अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, डिसेंडिंग का मतलब है कम की तरफ जा रहे हो, तो चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। तो आप बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना चाह रहे हो, तो चौथे नंबर पे आपके पास कौन आया, 93 आया। कौन आया, 93 आया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। अगर कहते था एस्केंडिंग ऑर्डर में बताओ, एस्केंडिंग का मतलब है कि कम से ज्यादा की तरफ अगर आप जा रहे हो तो चौथे पे कौन आ रहा है, तो अगर आप कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो फिर 97 आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार का लग रहा है, कॉन्सिक्यूटिव लिखा है इसमें, देखो ध्यान से एक बार पढ़ो और ट्राई करो क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन हमें कह रहा है ए बी सी डी आर 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स रेस्पेक्टिवली एंड देयर एवरेज इज 65। मतलब ए बी सी डी चार संख्याएं हैं, इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है, तो इन सभी का एवरेज दे रखा है आपको 65। ठीक है, चार संख्याओं का और इवन है, ये कॉन्सिक्यूटिव है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी, तो ए और डी का प्रोडक्ट क्या होगा। देखो इसके अंदर अब यहाँ पे एक कंफ्यूज करने वाली बात ये है, आप सोच रहे हो कि सर इस बार अगर एवरेज 65 है तो मैं अगर इसको बीच में रखने जाता हूं, अगर मैं इसको बीच में रखने जाता हूं तो बीच में कौन है, बी और सी दोनों ही आ रहे हैं, किसको ले, आई बात समझ में। तो इस केस में क्या करना है आपको, तो इस केस में जो नंबर है उसको आप रख लो यहाँ पे बीच में, जो नंबर है ना उसको रख लो बीच में। ठीक है, इस नंबर को रख लिया बीच में। अब यहाँ पे देखो इसको कर लो 64 और इसको कर लो 66, इसको कर लो 64, इसको कर लो 66, दोनों के दोनों इवन नंबर भी है, दोनों का एवरेज भी आप चेक कर सकते हो, 65 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर ये 65 है, सॉरी 64 है, ये 66 है, तो ये कौन होगा, 68 होगा, और ये कौन होगा, कितना होगा, 62 हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास चारों ही नंबर। अब आपको बोल रहा है कि ए और डी का प्रोडक्ट फाइंड करो, ये लो ए और ये रहा डी, इन सब का प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो कर लो, या तो गुणा कर लो, नहीं तो यूनिट डिजिट देख लो। देखो 8 × 2 करने पर 6 मिल रहा है, मतलब इकाई अंक 6 होना चाहिए, या तो सी है या फिर नन ऑफ दीज है। कंफर्म करने के लिए गुणा करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे करते हैं, देखो गुणा 62 × 68 करना है मुझे। ठीक है, तो पहले मैं 62 × 60 कर लूं, उसके बाद 62 को 8 से गुणा करके जोड़ लूंगा। तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ 60 से गुणा, कितना मिल गया 12, 1 36 और ये 37, फिर कर रहा हूँ मैं देखो 8 से गुणा, फिर यहाँ पे जोड़ दूंगा इसमें, तो 16 यहाँ पे आ गया 1 48 और ये हो गया 49, कितना हो गया 6 11 1 8 और 4 12, यहाँ पे आ गया 1 4 42 16, बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन नंबर सी, आई बात समझ में। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि बीच में कुछ सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही वैल्यू, तो आप उसको रख लो बीच में, फिर अंदाजा लगा लो। और नहीं तो और एक चीज और कर सकते हो कि जो एवरेज दे रखा है उसका कर लो डबल, उसका कर लो डबल। डबल किया कितना मिल गया, 130 मिल गया, 65 का डबल कर लेंगे कितना मिल गया, 130 मिल गया। तो वो जो 130 होगा ना, वो इन दोनों का सम होगा। तो अब अगर इन दोनों का सम 130 है और साथ में दोनों का दोनों इवन नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव भी है, 65 के इर्द गिर्द है, तो वहां से आइडिया लग ही जाएगा कि 64 और 66 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो अगला सवाल है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 44 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। ये कह रहा है कि 3 लगातार क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो इन तीनों के एवरेज से 44 ज्यादा है। तो आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो मतलब चारों में से थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये आपको फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट। सबसे पहले तीनों नंबर ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पे मान लिया मैंने कि ए बी और सी, ये है मेरे पास 3 संख्याएं। ठीक है, ये मान लिया मैंने 3 संख्याएं हैं, इन सब का जो सम है, ये रहा इन सब का सम। ये बोल रहा है कि इनके एवरेज से 44 ज्यादा है। इन सब का अगर एवरेज लिखूं तो कितना होगा, a + b + c बटा 3 होगा ये एवरेज, और इस एवरेज से कितना ज्यादा है, तो इस एवरेज से देख सकते हो आप कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है। सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ये जब पूरा का पूरा इस तरफ आएगा तो a + b + c में से a + b + c बटा 3 अगर माइनस होगा तो कितना मिलेगा, 2/3 a + b + c, है नहीं है। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा देखो 44 के। अगर मैं इसको और इसको काट लूं तो ये कितना मिल गया, देखो मुझे 22 मिल गया। ये 3 अगर मैं उस तरफ भेज दूं
तो a प्लस बी प्लस सी मुझे कितना मिल गया, तो मुझे मिल गया देखो 66। यानी तीनों के तीनों जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है उनका सम कितना है, तो उनका सम है 66। कितना है, 66। आपको बोल रहा है थर्ड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं, थर्ड लार्जेस्ट, इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या। तो चारों ऑप्शन में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 1 बाय 1 शुरू करें। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, क्या है कर सकते हैं आराम से। तो 1 बाय 1 ऑप्शन पकड़ते हैं। अगर मान लो 16 लेता हूं, इसका मतलब आगे वाला 18 होगा, आगे वाला 20 होगा। क्या सबका सम 66 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। 18 रख के देखो, अगर 18 लूं तो आगे वाला कौन होगा 20, और उसके आगे वाला कौन होगा 22। क्या सबका सम 66 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद लेता हूं मैं 24, तो अगर मैं इसको 24 लेता हूं तो आगे वाला कौन होगा 26, और उसके आगे वाला कौन हो जाएगा मेरे पास 28 हो जाएगा। देखो सही है क्या, उसके बाद आगे वाला कौन हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या इन सब का सम मेरे पास ये मिल रहा है क्या 66, तो जोड़ के देख लेते हैं। नहीं मिल रहा है, बड़ा जा रहा है, देखो वैल्यू कहाँ जा रही है, बड़ी जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, मतलब बाहर की कोई वैल्यू है। क्या है, तो यहाँ पे सोच के देखते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। वापिस वैल्यू आंसर चेक भी हो जाएगा, अगर इनमें से कोई है तो वापिस चेक भी हो जाएगा। देखो मान लिया एक नंबर x है, तो फिर आगे वाला नंबर है ऑब्वियस सी बात x प्लस 2 होगा, और उसके आगे वाला नंबर ऑब्वियस सी बात x प्लस 4 होगा, क्योंकि क्रमागत इवन नंबर है। मतलब अगर पहला मैं x मानता हूं तो आगे वाला ऑटोमेटिकली 2 जोड़ने पर मिलेगा, और 2 जोड़ दूंगा तो और आगे वाला मिल जाएगा। ये 66 है अगर, तो आप देख सकते हो 3x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 60 मिल रही है। 3x अगर 60 मिल रहा है, इसका मतलब x कितना हो गया, देखो 20 हो गया। मतलब थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन है, 20 है। और हाईएस्ट नंबर यानी फर्स्ट लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन है, तो वो 24 है। बीच वाला कौन है, तो वो 22 है। तो हमारा आंसर फिलहाल क्या होगा, 20 होगा। आई बात समझ में। थर्ड लार्जेस्ट बोला है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है, इसको सीधा ही लिख देना चाहिए था कि सबसे छोटा नंबर कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स इज 75। एक स्टूडेंट है जिसके 4 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स 75 है। ये कह रहा है, इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने 5वें सब्जेक्ट में 80 मार्क्स प्राप्त किए, मतलब उसको 80 नंबर मिले, तब उसका नया एवरेज कितना होगा, ये ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिलेगा आपको। सवाल ये है कि 4 सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना है, तो ये एवरेज है 75। एवरेज 75 का मतलब है कि 75 75 75 75 सबके पास बैलेंस्ड है, पड़ा है। ठीक है, हो सकता है किसी के पास कम है, तो इसकी बराबरी करने के लिए किसी के पास ज्यादा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 75 तो बन ही रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने 5वां सब्जेक्ट और कंसिडर किया जिसमें कि 80 मार्क्स है, तो एवरेज कितना होगा। देखो अगर 5वें सब्जेक्ट में केवल 75 नंबर ही होते, मान लो केवल 75 नंबर ही होते, तो क्या होता, पांचों का एवरेज 75 बना रहता। क्यों, क्योंकि पहले से 4 का 75 है, 5वां आया वो भी 75 का है, तो क्या फर्क पड़ा, किसी कोई भी अनबैलेंस हुआ क्या, सबका बैलेंस तो बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ, जो 5वां आया वो 75 तो लेके आया ही आया, इसके अलावा 5 नंबर और एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वाले 5 है वो क्या करेगा, सबका बैलेंस बिगाड़ देगा, है या नहीं है। बैलेंस का मतलब है एवरेज बिगाड़ देगा। तो एवरेज को सही करने के लिए अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाले 5 है उनको इन पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि बैलेंस बना रहे। बस यही एवरेज है, एवरेज का मतलब ही बैलेंस है। तो अब एक्स्ट्रा वाले 5 है, 5 जनों में बांटने हैं मुझे, ऑलरेडी सबके पास 75 पड़े हैं, तो क्या होगा, हर एक को एक एक मिलेगा। 5 जने हैं तो हर एक को एक एक मिलेगा, तो एक जोड़ दो बस। तो नया बैलेंस कितना आया, नया एवरेज कितना आया, तो ये आ गया 76। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो आई होप अच्छी तरीके से ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। थोड़ा नया तरीका है ये, नॉर्मली हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ने इसमें जोड़ के गुणा करके वो वाला मेथड किया हो, तो वो भी देख लो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कन्वेंशनल मेथड से ही करते हैं, तो वो भी देख लेते। देखो 4 सब्जेक्ट्स का अगर एवरेज कितना 75 है, तो उनको गुणा कर लो, ये सम आ गया सबका। हाँ, और जो 5वीं सब्जेक्ट है उसमें 80 नंबर है, ये भी जोड़ लो, तो ये कुल मिला के 5 सब्जेक्ट्स के नंबर आ गए। इसमें लगा लो 5 का भाग, क्योंकि अब कुल मिलाकर 5 है, तो यहाँ से एवरेज मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा 76। ठीक है, तो आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा पहले वाला मेथड सीख लो। फर्स्ट पार्ट से अगर आप देखते हो तो बेसिक्स वहां से क्लियर होना शुरू होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम बचता है इस मेथड से। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो हमें अगला सवाल कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन अ क्लास इज 16 ईयर्स
एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15 ईयर्स। मतलब किसी क्लास में बॉयज का एवरेज 16 है, एवरेज एज, और गर्ल्स की एवरेज एज जो है वो 15 है। ये बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास इज, तो पूरी क्लास की एवरेज कितनी होगी ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक समस्या ये है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं ये गिवन नहीं है। नहीं गिवन है इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन होते तो ये सवाल हो जाता। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, द एवरेज एनुअल इनकम इन रुपीज ऑफ अ सर्टन एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज एस। मतलब कुछ कृषि में कार्य करने वाले वर्कर्स है, ठीक है, उनकी एनुअल एवरेज इनकम एस रुपीज है। आगे क्या कह रहा है, एंड दैट ऑफ अदर वर्कर्स इज टी, और कुछ और अदर वर्कर्स है उनकी एवरेज जो इनकम है एनुअल वो टी है। आगे, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11 टाइम्स दैट ऑफ द अदर वर्कर्स। मतलब एग्रीकल्चरल जो वर्कर्स है, मतलब जो कृषि में काम करते हैं, वो नॉर्मल वर्कर अदर वर्कर्स से 11 टाइम्स ज्यादा है नंबर में। तो बोल रहा है देन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स इज, तो सारे के सारे वर्कर्स की एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है किसके लिए, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए। एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए क्या है एवरेज एनुअल इनकम, तो वो है एस रुपीज। कितनी है, एस है, तो यहां पे लिख दिया मैंने एक बार के लिए एस। ठीक है, ये एवरेज है। अब अगर मैं इसको कर लूं 12 से गुणा, अगर मैं इसको कर लूं 12 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी 12 महीनों की। सही है। इसी प्रकार से नॉर्मल जो अदर वर्कर्स है उनकी एवरेज एनुअल इनकम टी बता रहा है, तो अगर मैं इसको भी 12 से गुणा कर लूं तो ये मंथली इनकम आ गई मेरे पास। टोटल जो भी उनकी इनकम है वो सारी की सारी मुझे मिल गई। अब आगे आगे कह रहा है कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स 11 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर इनकी संख्या x है तो इनकी संख्या 11x है। इनकी संख्या कितनी है, 11x है। तो बोल रहा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स, तो सभी वर्कर्स की मंथली एवरेज इनकम कितनी है। देखो अब यहां पे ये कुल इनकम है, ठीक है, ये कुल इनकम है और ये नंबर है। अगर मैं दोनों का गुणा करा लूं तो कितना मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 11 इंटू 12 इंटू एक्स इंटू एस। उसके बाद अगर मैं इन दोनों का गुणा करा लूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 इंटू एक्स इंटू एस। ये मुझे मिल गई कुल मिलाकर इनकम। क्या मिल गई मुझे, कुल मिलाकर इनकम। मुझे फाइंड करना है एवरेज सभी का। तो एवरेज फाइंड करने के लिए देखो ये है कितने कुल मिलाकर, तो आप देख सकते हो कि ये कुल मिलाकर कितने हैं, 12 है, 12x है। तो यहाँ पे लगा लो 12x का भाग, 12x का भाग लगा लिया। यहाँ पे ये x कट गया, ये x कट गया और ये वाला x भी कट गया। ठीक है, सारे के सारे कट गए। बचेगा क्या, अच्छा एक अपन ने छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी कि अपन को ये 12 से गुणा नहीं करना था, 12 से गुणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई एनुअल इनकम एवरेज जो है वो एनुअल का है, तो आप 12 से गुणा क्यों कर रहे हो, भाई सालाना है वो, तो एक साल की बात कर रहा है, तो 12 से गुणा क्यों कर रहे हैं अपन। आई बात समझ में? तो ये 12 से गुणा नहीं करना है अपन को, यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब सही कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ पे ये टी है पहली चीज, तो ये भी छोटी सी मिस्टेक और यहाँ पे कर लेते हैं टी। बचा क्या मेरे पास, तो ये बच गया 11, उसके बाद क्या है एस, प्लस में क्या है टी और अपॉन में क्या है 12। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 11s प्लस टी अपॉन 12, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? देखो वापिस से समझना भाई, एग्रीकल्चरल वर्कर्स की एवरेज एनुअल इनकम कितनी है, तो वो एस दे रखी है, मतलब वो एक साल की कीमत है। ठीक है, एक साल का मतलब ये है कि एक बंदा एक साल में कितना कमा रहा है। तो जैसे ही मैंने 11x को गुणा किया तो सारे के सारे जो वर्कर्स है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स है, उनकी टोटल आय मिल गई मुझे एक साल की। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 12 से अब गुणा करना तो गलत हो गया, आपने एक साल की टोटल आय निकाल ली, बस वो बहुत है, 12 से क्यों गुणा करना, लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास सारा का सारा। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल हमें कह रहा है अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ
ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस, मतलब एक फैमिली में दादा दादी है, माता पिता है और 3 उनके पुत्र है। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब यही है पुत्र। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67, जो दादा दादी है उनकी एवरेज कितनी दे रखी है, 67 दे रखी है। तो क्या मैं वहां से उनका सम निकाल सकता हूँ? तो यहां से मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रैंड फादर प्लस ग्रैंड मदर, ठीक है। ये टोटल कितना है, तो ये 67 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 120 और ये 134। उसके बाद दैट ऑफ द पेरेंट्स इज 35, पेरेंट्स का मतलब है मदर प्लस फादर, कितना है 35 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा 70। उसके बाद दैट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर्स, मतलब जो पुत्र है उनके बारे में क्या है, एवरेज 6 दे रखी है। तो फिर जो तीनों के तीनों पुत्र है मैं उसको सन लिख रहा हूं, ठीक है। पौत्र कहते हैं शायद पोते को, पौत्र कहते हैं पौत्र। तो 3 सन है, यहाँ पे 6 एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा 18, ठीक है। सम कितना हो गया 18। अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, तो पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी होगी, सबको जोड़ लें, सबको जोड़ लेंगे तो पूरी फैमिली की टोटल एज आ जाएगी, फिर उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स का डिवाइड लगा लेंगे। तो जोड़ लेते हैं, देखो फटाफट से, 8 और 4 12, यहाँ पे चला गया 1 4 और ये 5 और 7 कितने हो गए, 5 और 7 12, यहाँ पे फिर से 1 आ गया और फिर ये कितना हो गया 2। तो 2 2 2 में भाग लगा देंगे किसका, 7 का, क्योंकि 7 मेंबर्स है कुल मिला के, 7 का भाग लगा दिया। यहाँ पे देखो 3 बार में जा रहा है भाग, उसके बाद 3 बार में चला गया, 1 अगर आगे भेज दूं तो 1 बार में और जा रहा है, फिर पीछे कितना बचा 5 और बट्टा में 7, तो 31 सही 5/7 साल, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स में अपकमिंग क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब